दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के सासाराम और नालंदा की घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अलर्ट मोड पर है या इस पर अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, साथ ही गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। या उन्होंने कहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं, आपस का मामला है, गड़बड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दूं कि सुरक्षा को देखते हुए अमित शाह की 2 अप्रैल को सासाराम में होने वाली रैली को रद्द कर दिया गया है। इस बात की जानकारी भाजपा की तरफ से पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी है। उन्होंने कहा है कि सासाराम में वर्तमान में जो माहौल बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। आपको बता दूं कि अमित शाह के आगमन को लेकर के सासाराम में भाजपा की प्रदेश टीम और स्थानीय नेता कार्यकर्ता जी जान से जुड़े हुए थे। भाजपा नेताओं के मुताबिक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शनिवार की शाम पटना पहुंचे थे। आपको बता दें कि सासाराम शहर में शुक्रवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद शहर में माहौल बिगड़ गया। कई मोहल्लों में 2 गुटों के लोग उग्र हो गए, दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 14 जिलों में जल्द ही 323 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बनेगी। यह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 3 के तहत बिहार के इन जिलों की 20 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू होगा। इन जिलों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा, जहां उन्नयन, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण होगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 3रे चरण के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत इन ग्रामीण सड़क योजनाओं को योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। यह प्रशासनिक अनुमोदन के बाद अब इन सड़कों की निविदा होगी। जहाँ संवेदक चयन के साथ ही सड़क निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। यह सभी 20 सड़क परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर के 401 करोड़ रुपए के खर्च को ग्रामीण कार्य विभाग ने स्वीकृति दे दी है। जिन जिलों में ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है उनमें कटिहार, अररिया, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, बांका, मधुबनी, बक्सर, बेगूसराय, कैमूर, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा और गोपालगंज जिला शामिल है। 1.25 दर्जन जिले के अलग अलग 20 प्रखंडों के लिए स्वीकृत इन 20 ग्रामीण सड़क योजनाओं की लंबाई और लागत भी अलग अलग है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने टॉप 10 में शामिल 90 छात्र छात्राओं के बीच 12,60,000 रुपए की छात्रवृत्ति देगी। इसमें मैट्रिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए और फिर 1 लैपटॉप दिया जाएगा। वहीं पर दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले 2 छात्रों को 75,000 हजार रुपए के साथ 1 लैपटॉप दिया जाएगा। तीसरे स्थान पर शामिल 3 छात्र छात्राओं को 50,000 हजार रुपए के साथ 1 लैपटॉप भी दिया जाएगा। टॉप 3 में जगह बनाने वाले को 1 मेडल के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। यह 4थे से 10वें स्थान में शामिल 84 छात्र छात्राओं को 10,000 हजार रुपए के साथ इन्हें भी लैपटॉप दिए जाएंगे। इन छात्र छात्राओं को 3 दिसंबर को मेधा दिवस के मौके पर सम्मानित करते हुए राशि दी जाएगी। बिहार बोर्ड कार्यालय में मैट्रिक रिजल्ट जारी करने के बाद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास सभी छात्र छात्राओं को 10,000 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक का रिजल्ट भी देश भर में सबसे पहले जारी किया गया है। इसके लिए बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर और फिर उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा है कि बच्चों की सफलता में उनके माता पिता का विशेष योगदान होता है। जहां सभी अभिभावकों और फिर परिवारों के लोगों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत के अधिकांश हिस्सों में अप्रैल जून के महीने में तापमान और अधिक बढ़ सकता है। जब मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम और फिर प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों को छोड़कर के अधिकांश भारत में अप्रैल से जून तक सामान्य से अधिकतम वर्षा तापमान बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने मध्य पूर्व और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्म हवा चलने की भी भविष्यवाणी की है। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हीट वेव शुरू होगा। 2023 के गर्म मौसम अप्रैल से जून के दौरान देश के कई अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है।
दोस्तों, एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बिहार में हो रही घटनाओं को लेकर के बड़ी बात कह दी है। एआईएमआईएम के बिहार प्रमुख अख्तरुल ईमान ने सासाराम और नालंदा बिहार शरीफ में हुए तनावपूर्ण घटना को लेकर के क्या कुछ कहा है, चलिए बात करते हैं विस्तार से। दरअसल सासाराम और बिहार शरीफ में तनावपूर्ण स्थिति को लेकर के एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि दोनों पक्ष मुसलमानों से खेल रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों ने मुसलमानों को निशाना बनाया है और बिहार की हुकूमत इन शक्तियों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी में बहुत अंतर आ गया है। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि फिरकापरस्त शक्तियों को ढील देने की बड़ी वजह यह है कि इसमें दोनों तरफ से लोगों को फायदा दिख रहा है। एक तरफ सांप्रदायिक शक्तियां हैं, ये समझ रही है कि मुसलमानों को निशाना बनाते हैं तो इससे हमारा वोट तय हो जाएगा, और दूसरी तरफ गठबंधन के लोग सोचते हैं कि मुसलमान खौफ में आ जाएंगे और फिर उनकी झोली में आ जाएंगे। दोनों मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ खेल खेल रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि जब बिहार शरीफ में इसी तरीके का तनाव हुआ था तब इसमें लालू प्रसाद यादव वहां चले गए थे, लेकिन आज नालंदा जल रहा है और बिहार शरीफ का मामला है और तेजस्वी यादव ने ट्वीट तक नहीं किया है। पूरे भारत के लोग जैसे तेजस्वी यादव को जगा रहे हैं, लेकिन वे जाग नहीं रहे हैं। बाप और बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। लालू जी की राजद कुछ और थी, तेजस्वी की राजद कुछ और है। लालू प्रसाद माई समीकरण कहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव A to Z की राजनीति पर चले गए हैं। वहीं पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि उनके लोग पीटे जा रहे हैं। इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि वे घटनाओं को साजिश बता सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि इन दोनों का शिकार मुस्लिम माइनॉरिटी हो रही है। इन दोनों की लड़ाई कुर्सी की लड़ाई है और हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है। मुस्लिम कमजोर आबादी है, इसलिए इस पर हमले हो रहे हैं। सरकारी स्कीम से भी मुसलमानों को वंचित रखा जा रहा है, जहां उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। फिरकापरस्त पार्टियां उन्हें निशाना भी बना रही है। मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि करप्शन और कम्युनलिज्म की से समझौता नहीं करेंगे। उनका दावा कहां चला गया? अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? डीएम और एसपी पर अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई है? वहीं उन्होंने मांग रखी है कि सबसे पहले तो लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई है सरकार उन्हें मुआवजा दें। ये कहना है एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के बाद पारदर्शिता के लिए मंत्रियों और अधिकारियों की हर साल संपत्ति जारी करने की व्यवस्था की है, और उसी के तहत बिहार में कार्यरत अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी कर दिया है। मुख्य सचिव से लेकर के सारे अधिकारियों ने अपनी पत्नी और फिर परिजनों सहित संपत्ति का विवरण जारी किया है। ज्यादातर अधिकारियों से अमीर उनकी पत्नियां हैं। अधिकारियों की संपत्ति को सरकार ने सार्वजनिक भी कर दिया है। कई अधिकारी हथियार के भी शौकीन हैं, तो फिर कई गहने के शौकीन हैं। जब बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के पास मात्र 65,000 रुपए नगद है और 5 लाख से अधिक बैंक में जमा है। साल 2013 मॉडल का मारुति ऑल्टो 800 कार है। सीवान में पुश्तैनी 1 बीघा जमीन है, तो वहीं पटना में 1.5 कट्ठा गैर कृषि जमीन सुल्तानगंज में है। नीतीश कुमार के खास अधिकारियों में से एक प्रत्यय अमृत के पास 10,000 नगद है, जब बैंकों में 40 लाख जमा है। इनके पास मारुति यस्टीम गाड़ी है। इसके अलावा हरियाणा मुजफ्फरपुर में 31 लाख रुपए की व्यवसायिक जमीन भी है, लेकिन उन्होंने शिक्षा लोन के रूप में बैंकों से 78 लाख रुपए कर्ज ले रखा है। बिहार सरकार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह के पास 15,000 रुपए नगद है। बैंकों में करीब 45 लाख रुपए जमा है और 96 लाख का बॉन्ड और शेयर है। दरभंगा में 69 लाख की कृषि एवं गैर कृषि योग्य भूमि भी है, जो संयुक्त परिवार का है। झारखंड के बोकारो, पटना, रांची, बोधगया और फिर दरभंगा में 2 करोड़ 31 लाख का आवासीय भूखंड है और लाइसेंसी रिवॉल्वर भी इनके पास है। दोस्तों, बात करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले दिन आम लोगों को ऑयल और फिर गैस मार्केटिंग कंपनियों ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा नहीं देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। जब फरवरी के महीने में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में करीब 7 महीने के बदलाव करते हुए कीमतों में 50 रुपये तक का इजाफा किया गया था। इस बार अगर LPG सिलेंडर महंगा नहीं हुआ तो फिर सस्ता भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि देश के चारों महानगरों में देश के लोगों को घरेलू गैस
सिलेंडर का दाम फरवरी वाले ही चुकाने होंगे। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जी हां, देश के चारों महानगरों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वहीं पर दूसरी ओर कमर्शियल गैस सिलेंडर के बारे में बात किया जाए तो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में गिरावट देखने को मिली है। जी हां, कमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 90 से 100 रुपए तक की गिरावट आई है। आपको बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर उनको बोला जाता है जो व्यवसाय के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे होटलों में, यानी कि बड़े बड़े गैस सिलेंडर। आपको बता दो कि कमर्शियल गैस सिलेंडर में गैस करीब 19 किलोग्राम रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछले 4 दिनों से लगातार मौसम में बढ़ोतरी के बाद बीते दिन यानी कि कल लोगों को गर्मी से राहत मिली, यानी कि शनिवार को। कल शनिवार को सीमांचल, मिथिलांचल, राजधानी पटना सहित अन्य कुछ जिलों में बारिश हुई और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली। मौसम विभाग की ओर से आज भी आंधी और गरज के साथ आकाश से बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना के अधिकतम तापमान 8 डिग्री गिरा है। आपको बता दूं कि बिहार में 24 घंटे में सबसे गर्म जिला सुपौल रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। जिन जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें है पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिला शामिल है। यानी कि इन जिलों में आज बारिश हो सकती है, वो भी गरज के साथ। वहीं पर अन्य जिलों के बारे में बात किया जाए तो बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, बांका, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल और किशनगंज शामिल है, जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में बदलाव का असर आज से हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि यूट्यूबर मनीष कश्यप की परेशानी अभी बढ़ी हुई है, जब वे अभी तमिलनाडु पुलिस की रिमांड पर है। अपनी परेशानियों को कम करने के लिए वे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने वाला है। इसके लिए उसके वकील तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल करेंगे। दरअसल तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल किए जाने के मामले में मनीष कश्यप के खिलाफ दोनों ही राज्यों में केस दर्ज है। जब पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने उसके खिलाफ कुल 3 एफआईआर दर्ज कर रखी है। इसके तहत तमिलनाडु पुलिस ने अपने यहाँ कुल 13 एफआईआर दर्ज की है। इसमें 6 एफआईआर ऐसे हैं जिसमें यूट्यूबर मनीष कश्यप सीधे नामजद हैं। ये बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के कब्जे में था, पर पूछताछ के लिए तमिलनाडु की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई है। ऐसे में 2 राज्यों में दर्ज केस को लेकर के मनीष कश्यप को अलग अलग चक्कर लगाना पड़ेगा। इस परेशानी से बचने के लिए उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की जाएगी। उसके वकील शिवनंदन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु में भी दर्ज मामले की पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जाएगी कि सारे मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में हो। मनीष कश्यप 2 अप्रैल तक तमिलनाडु पुलिस के ट्रांजिट रिमांड पर है, जो आज खत्म हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आई है कि तमिलनाडु पुलिस ट्रांजिट रिमांड को और बढ़ाना चाहती है। इसके लिए तैयारी भी कर ली गई है। जब पटना के स्पेशल कोर्ट में तमिलनाडु पुलिस की तरफ से एक अर्जी दाखिल कर दी गई है। दरअसल तमिलनाडु पुलिस अपने यहाँ दर्ज हर एक केस में उसे रिमांड करके पूछताछ करना चाहती है। कई सवाल है जिसके जवाब जानना चाहती है। अगर ट्रांजिट रिमांड की अवधि नहीं बढ़ी गई तो फिर मनीष कश्यप को 2 अप्रैल के बाद ही वापस बिहार लाना पड़ जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर के हमला बोला है। इतना ही नहीं, सुशील कुमार मोदी ने यह भी दावा कर दिया है कि राहुल गांधी को पटना की अदालत में भी मोदी सरनेम के मामले में पटना की अदालत में भी राहुल गांधी को सजा सुना सकती है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि साल 2019 में कर्नाटक की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताने वाला जो बयान दिया था, उसके विरुद्ध एक पीड़ित के नाते मैंने भी पटना की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मुझे आशा है कि यहाँ भी उन्हें सूरत की अदालत की तरह सज़ा सुनाई जाएगी। सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा है कि मेरे मामले में राहुल गांधी को सेक्शन 317 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए पटना के एमपी एमएलए विशेष न्यायालय में 12 अप्रैल 2023 को उपस्थित होना है। उन्हें नोटिस भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि धारा 500 के अंतर्गत किसी व्यक्ति या फिर समुदाय की मानहानि करना दंडनीय अपराध है। इस मामले में आरोपी राहुल गांधी को सरेंडर करना पड़ा। 6 जुलाई 2019 को पटना की अदालत में हाजिर होकर के जमानत लेनी पड़ी थी।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पटना शहर के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पीएमसीएच पटना एम्स में कोविड को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। इन अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के इलाज की तैयारी की जा रही है। यहाँ बेड तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि तीनों अस्पतालों को मिलाकर के कुल 77 बेड रिजर्व किए गए हैं। इनमें पीएमसीएच में 30 बेड का जनरल, 5 बेड का आईसीयू, आईजीएमएस में 10 बेड का जनरल, 3 बेड का आईसीयू, पटना एम्स में 30 बेड का आईसीयू बेड कोविड मरीजों के लिए अलग से रखा गया है। आपको बता दो कि कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। जब संक्रमण को बढ़ते देख करके सिस्टम फिर से अलर्ट हो गई है ताकि मरीजों को आने वाले समय में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों बात करते हैं कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिता बनने के बाद बिहार वापस लौट आए हैं। जब बिहार आते ही उन्हें बधाइयों का तांता लगना शुरू हो गया है। चाहे नेता हो या फिर कार्यकर्ता, हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। जब वहीं बिहार आते ही उन्होंने केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए जवाब दिया है। आपको बता दूं कि जब तेजस्वी यादव पटना पहुंचे तो फिर उनसे ये सवाल किया गया है कि राहुल गांधी को अब घर छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। यही नहीं, उनके घर का बिजली पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया है, जिस पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेकर के कहा कि मैं सब कुछ देख रहा हूं, जब बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं, जब समय आएगा तो हर चीज का जवाब दूंगा। दोस्तों अब बात करेंगे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की संगत में सीएम की कुर्सी का मोह के साथ ही आंखों में पीएम बनने का सपना भरे हुए हैं। इसी कारण नीतीश कुमार को केंद्र सरकार के काम नहीं दिख रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार से पूछा है कि क्या बिना काम किए ही केंद्र में और कई राज्यों में दोबारा तिबारा बीजेपी की सरकार को जनता चुन लेती है। सीएम नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव की संगत में कुर्सी के मोह के साथ ही आंखों में पीएम बनने के सपने होने के कारण सबसे तेज विकास करने वाली केंद्र सरकार के काम नहीं दिखते हैं। क्या बिना काम किए ही कई राज्यों में केंद्र सहित दोबारा तिबारा बीजेपी की सरकार को जनता चुन रही है? दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के सासाराम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से 2 दिन पहले हुए बवाल पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जमकर के हमला बोला है। जहां बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इसे महागठबंधन सरकार की सुनियोजित साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को सासाराम में जाना है, जब उनका वहां जाना सत्ताधारी दल को पच नहीं रहा है, वे घबराहट में है। जब गृह मंत्री बिहार आते हैं नीतीश सरकार की बेचैनी बढ़ जाती है, इसीलिए भटकाने के लिए इस तरह का खेल किया गया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि सासाराम में हुए बवाल में प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। नीतीश सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहां उन्होंने सवाल किया है कि राज्य में कानून का राज स्थापित हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? जब कानून का राज नहीं होता है तो फिर इस सरकार को सत्ता में रहने का क्या औचित्य है? बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। विजय सिन्हा ने बीजेपी पर आरोप लगाए जाने के सवाल पर कहा कि उनकी पार्टी अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षित नहीं करती है। अपराधियों को कौन बचा रहा है ये सबको पता है। मंत्री पर मुकदमा नहीं हो रहा है। सासाराम की घटना को दबाया जा रहा है। चलते सत्र में कोई घटना होती है तो फिर सदन में इसकी सूचना दी जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात और हरियाणा के बाद बिहार की राजधानी में मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे वाले पोस्टर मिले। जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गेट नंबर 10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने वाले ऐसे पोस्टर मिले हैं। हालांकि पटना जिला प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस कृत्य के पीछे कौन है। सूत्रों ने बताया है कि रात गांधी मैदान की दीवार पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। जहाँ स्थानीय रेहड़ी पटरी वालों ने दावा किया है कि वे रात 11 बजे तक वहीं रुके रहे, जहाँ हर दिन और फिर उस समय तक पोस्टर नहीं लगे थे। ऐसा माना जाता है कि पोस्टर आधी रात से 3 बजे के बीच लगाए गए थे। जब दिल्ली, गुजरात और हरियाणा की पुलिस पहले ही पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। जहाँ पटना के मामले में अभी तक किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि विदेश भेजने के नाम पर बेरोजगार युवकों से ठगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां अब इराक में नौकरी लगने के नाम पर 300 युवकों से लाखों की ठगी की वारदात सामने आई है। जब ठगों ने बिहार की राजधानी पटना के फ्रेजर रोड में कार्यालय खोल रखा था, जब वर्क वीज़ा दिलाने के नाम पर रुपये और पासपोर्ट लेकर के कंपनी संचालक और कर्मी फरार हो गए। ज़्यादातर पीड़ित बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यूपी के रहने वाले हैं। यह ठगी के शिकार युवक ने शुक्रवार को पटना के कोतवाली थाने पहुंच करके शिकायत की। कोतवाली थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया है कि शिकायत मिली है, छानबीन की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मैट्रिक की परीक्षा में सफल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।
जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि इस बार मैट्रिक की परीक्षा में कुल 16,10,657 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जब घोषित परीक्षा परिणाम में 81% परीक्षार्थी पास हुए, जो साल 2022 की तुलना में 1.16% अधिक रहा है। यह इस साल मैट्रिक परीक्षा में पास प्रतिशत पिछले 10 सालों की तुलना में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं जिला विभाग को भी काफी कम समय में परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि समय पर रिजल्ट के प्रकाशन से छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए एवं उच्चतर कक्षाओं में नामांकन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, इससे उनका हौसला बढ़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की बढ़ती जनसंख्या और फिर डायल 112 की आवश्यकता को देखते हुए गृह विभाग ने बिहार पुलिस के लिए 75,543 पदों का सृजन किया है। जहां इनमें से 68,360 पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, जबकि 7,183 अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तैनाती होगी। यानी कि इतने पद बिहार पुलिस में भरे जाएंगे। बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि प्रशिक्षण तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता के आधार पर सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बढ़ती गरीबी के साथ आग लगने का खतरा बढ़ गया है। जब पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने लोगों से अग्नि सुरक्षा के लिए निर्धारित मापदंडों का पालन करने का आह्वान किया है। जब साथ ही आपदा प्रबंधन के पदाधिकारियों को आग लगने की घटना पर अग्निकांड पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर अनुमानीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिले वासियों के नाम एक संदेश में उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल में विभिन्न क्षेत्र में अग्निकांड की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए हर व्यक्ति के स्तर पर अपेक्षित सतर्कता आवश्यक है। अग्निकांड की आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया है। इसके अनुपालन से आगलगी की घटनाओं को रोका जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार यदि अपने कर्मियों की सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ा करके 62 साल करती है तो फिर बिहार सरकार भी इस पर विचार करेगी। यानी कि रिटायरमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट 60 से बढ़ा करके 62 साल करती है तो फिर बिहार सरकार भी बिहार के कर्मचारियों की रिटायर उम्र बढ़ा देगी। ये सुझाव भी कर्मचारियों ने ही दिए थे। वित्त मंत्री विधानसभा में कांग्रेस के नेता अजित शर्मा के राज्य कर्मियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के गैर सरकारी संकल्प का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा अपने कर्मचारियों के हित में काम करती है, हालांकि सदस्य ने अपने संकल्प वापस ले लिया है। अजित शर्मा ने कहा कि लोगों की औसत आयु बड़ी है और ये 70 साल के करीब हो गई है। औसत आयु में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार को कर्मचारियों की रिटायर आयु भी बढ़ानी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 से वंचित स्टूडेंट को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पास होने का एक और मौका दे दिया है। विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगा, तो वहीं कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। जब मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरना और फिर शुल्क जमा करना होगा। आवेदन की शुरुआत 3 अप्रैल से हो रही है। 7 अप्रैल तक परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए परीक्षार्थियों को secondary.biharboardonline.com पर आवेदन करना होगा। मैट्रिक की विशेष परीक्षा में नियमित कैटेगरी के वे परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने सेटअप परीक्षा तो पास कर ली है लेकिन किसी कारणवश मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। इसके अलावा मुख्य परीक्षा शामिल वैसे परीक्षार्थी जो 2 विषय में फेल हो गए थे वे कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यह सभी कोटे के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि मैट्रिक के रिजल्ट से जो भी छात्र असंतुष्ट है वह 3 अप्रैल से स्क्रूटनी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 3 से 9 अप्रैल तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन का मौका दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा दोनों ने ही राजनीति के पैंतरे आरजेडी में रह करके ही सीखे हैं। ये दोनों आरजेडी की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और आज आरजेडी से अलग होकर के अपनी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष और विधान पार्षद सम्राट चौधरी ने भी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत आरजेडी से ही की थी। जी हाँ,
भाजपा ने तो लगातार दूसरी बार आरजेडी से आए नेता को प्रदेश की कमान सौंपी है। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर संजय जायसवाल भी राजद से ही अपनी राजनीति पारी की शुरुआत की थी और फिर भाजपा में शामिल हुए थे। कहा जाता है कि राजनीति में कब कौन दोस्त हो जाए, कब कौन दुश्मन हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। सम्राट चौधरी 2000 में परबत्ता विधानसभा से राजद की टिकट से चुनाव लड़े और विधायक बनकर के विधानसभा में पहुंचे। इसके बाद वे राजद में ही राबड़ी मंत्रिमंडल में मंत्री बने और अपने दायित्व को निभाया। उसके बाद ये भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की भी राजनीति की पारी की शुरुआत राजद से ही हुई है। राजद के टिकट पर ही सिंह ने 2000 में अरवल विधानसभा से चुनाव लड़ा और विजयी हुए। राजद के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और आज वे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जब कुछ दिनों पहले एनडीए छोड़कर के महागठबंधन में शामिल होने वाले जदयू के बिहार प्रदेश की कमान ऐसे नेता संभाल रहे हैं जिनकी राजनीतिक पारी राजद से ही शुरू हुई थी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा वैशाली के जनदाहा से राजद के टिकट पर 2005 में चुनाव लड़ चुके हैं। राजद के एक नेता कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि लालू प्रसाद राजनीति की एक पुस्तक है। इस बात को ये नेता साबित भी कर चुके हैं। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत कितने रुपए के मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं? आपको बता दूं कि बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत 500 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। जहां कृषि मंत्री है और मात्र 500 रुपये वाला मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। आधुनिक तकनीक का उपहास करने के लिए कभी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पूछते थे कि ये IT वाईटी क्या है। वहीं लालू प्रसाद अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक और फिर सभा संबोधित करते हैं। लेकिन अपेक्षाकृत युवा कुमार सर्वजीत 500 रुपये वाला मोबाइल फ़ोन रखते हैं। जब व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक आदि के लिए किसी ऐप का उपयोग नहीं करते हैं। कुमार सर्वजीत राजद के विधायक और उसी कोटे से नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं। कृषि विभाग की सभी सुविधाएं ऐप पर आधारित है। किसान सम्मान से लेकर के खाद बीज तक का अनुदान कृषि विभाग के ऐप पर आवेदन करने की को ही मिलता है। सामान्य किसानों से सरकार अपेक्षा करती है कि वे आधुनिक मोबाइल फोन का उपयोग करें। सर्वजीत ने शुक्रवार को खुद ये जानकारी विधानसभा में दी है। आपको बता दूं कि भाजपा के नेता संजय सरावगी ने विधानसभा में एक सवाल पूछा, जहां उन्होंने कहा कि वे कोरोना से जुड़े हुए एक मामले की जानकारी देना चाहते हैं। तो वहीं पर कुमार सर्वजीत ने तुरंत कहा कि हाँ, आप मोबाइल पर जानकारी नहीं देंगे, हार्ड कॉपी भेजेंगे, क्योंकि हमारे पास 500 रुपये वाला मोबाइल फ़ोन है, हम इसी को चलाना जानते हैं। मंत्री की इस जानकारी को सदन ने मौन रह करके ग्रहण किया। उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर बात किया जाए तो उनकी पढ़ाई लिखाई का विवरण यह है कि उन्होंने रांची में स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्हें 2001 में BE की डिग्री मिली है। कृषि विभाग की ओर से उन्हें एंड्रॉयड मोबाइल सेट उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों, बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च 2023 को निर्मित संसद भवन का अचानक से निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां उनके निरीक्षण के दौरान ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने PM मोदी की संसद वाली तस्वीर शेयर करते हुए चुटकी ली है, जिस पर लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। नवनिर्मित संसद भवन में खड़े PM मोदी की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, डिक्टेटरशिप होती है तो फिर ऐसा ही होता है। संजय सिंह द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर पर कुछ लोग कटाक्ष करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वहीं पर कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल उठा दिए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि राजनीति में नीतीश कुमार की कामयाबी के पीछे सदैव एक सोच रही है, जब वह है ना किसी से परमानेंट दोस्ती और ना ही किसी से परमानेंट बैर। राहुल की सदस्यता पर काफी दिनों तक चुप्पी साधने वाले नीतीश कुमार ने जब चुप्पी तोड़ी तो एक भी शब्द PM और बीजेपी के खिलाफ बोलने से परहेज किया। नीतीश कुमार ने उल्टा इशारों में ही कह दिया है कि राहुल पर फैसला कोर्ट का है, जिस पर टिप्पणी करने से वे राजनीतिक जीवन में बचते रहे हैं। जाहिर है नीतीश कुमार का राग कांग्रेस से अलग है और सादी जुबान में बोल करके नीतीश कुमार बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखने के पक्षधर दिख रहे हैं। नीतीश ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को लेकर भी अपना दर्द बयां कर दिया है।
जहां नीतीश कुमार ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों को एक करने में कांग्रेस देर कर चुकी है। जाहिर है, पटना में हुई CPI-ML द्वारा बुलाई गई मीटिंग में नीतीश कुमार ने कांग्रेस के प्रतिनिधि सलमान खुर्शीद के सामने जो मांगे रखी थी उसका जवाब कांग्रेस ने बड़े ही रुख अंदाज में दिया था। सलमान खुर्शीद का जवाब थोड़ा सकारात्मक था, लेकिन जयराम रमेश के जवाब के बाद कांग्रेस का JDU के प्रति रवैये को लेकर के राजनीति की समझ रखने वालों के लिए कोई संदेह नहीं रह गया था। आपको बता दूं कि NDA से अलग होकर के नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे थे, तब भी कांग्रेस की तरफ से बड़ा कोल्ड रिस्पांस मिला था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के नतीजे 31 मार्च को जारी कर दिए गए हैं, जब बोर्ड के मोहम्मद रुमान अशरफ ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। अशरफ ने 500 में से 489 अंक प्राप्त किए हैं। इसको लेकर के कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने ट्वीट किया है, जिस पर लोग कई तरह के रिएक्शन देने लगे हैं, कमेंट कर रहे हैं। जब कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने बिहार में अशरफ के टॉप करने पर ट्वीट किया है। ट्वीट करके हुए अलका लांबा ने लिखा है कि यानी कि अब पंक्चर लगाने का काम अंधभक्त करेंगे। अलका लांबा के ट्वीट करते ही सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की प्रतिक्रिया देने लगे हैं। जब कुछ लोगों ने उनकी बातों का समर्थन किया है, तो फिर वहीं ज़्यादातर लोगों ने उनको ट्रोल करते हुए भाषा की मर्यादा ना लागने की बात कही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के राज्यपाल सह चांसलर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उच्च शिक्षा के रोड मैप पर चर्चा करने और सुधार को लेकर के 3 अप्रैल को राजभवन में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने पहले की बैठक में कहा था कि वे कुलपतियों से समयबद्ध कार्य योजना की मांग करेंगे, ताकि शैक्षणिक सत्र पटरी पर आ सके और परीक्षा कैलेंडर के पेचीदे मुद्दों से निपटें और फिर परिसर में शैक्षणिक माहौल बहाल हो सके। राज्यपाल ने कहा है कि छात्र और फिर शिक्षक निकाय समेत तमाम वर्गों से उन्हें लोगों का फीडबैक मिल रहा है और उन्होंने राज्य के 8 विश्वविद्यालयों के कार्यवाहक रजिस्ट्रारों को फाइनेंशियल पावर दी है, ताकि सामान्य कामकाज प्रभावित ना हो। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सासाराम और नालंदा में नवरात्रि की शोभा यात्रा के दौरान पथराव और फिर आगजनी की घटना को लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा है कि सनातन ने सभी धर्मों का सम्मान किया है, इसके बावजूद भी सनातन को असंख्य घाव दिए गए हैं। देश में गजवाए हिंद की तैयारी हो रही है, लेकिन अब ये देश इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि कभी भी हिंदू समाज के लोगों ने उनकी ताजिया पर पथराव नहीं किया है, कभी ताजिया का रास्ता नहीं रोका है, लेकिन जैसे ही हनुमान जयंती, रामनवमी की बात आती है, ये लोग उपद्रव शुरू कर देते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब बहुत हो गया है, देश और देश के लोग अब इसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि अपने बयान में कहा है कि नालंदा सासाराम में शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकल रही थी, लोग भगवान के जयकारे लगा रहे थे। ये बात दूसरे लोगों को खटक गई और उन लोगों ने न केवल उसका विरोध किया, बल्कि शोभा यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया। सनातन ने सभी धर्मों का सम्मान किया है, लेकिन सनातन को असंख्य घाव दिए जाते हैं। देश गजवाए हिंद बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने इस घटना को आस्था और सनातन पर चोट बताया। उन्होंने कहा है कि अब चीजें बर्दाश्त के बाहर हो रही है और इसका भी जवाब मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूल में अब बदहाली को दूर करने के लिए एक विशेष पहल शुरू होने वाली है। राज्य के अंदर अब कोई भी पढ़े लिखे और ओहदेदार लोग सरकारी स्कूलों में जाकर के बच्चों को पढ़ा सकेंगे। दरअसल बिहार सरकार एक नई योजना लाने की प्लानिंग कर रही है, जिसका नाम शिक्षा दान योजना होने वाला है। इसके तहत समाज के कोई पढ़े लिखे और फिर बड़े पदों पर आसानी व्यक्ति अपने आसपास के सरकारी स्कूलों में जाकर के बच्चों को पढ़ा सकेंगे। वहीं इस योजना के लागू होने के बाद कहा जा रहा है कि इससे न सिर्फ सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरेगी, बल्कि समाज में बेहतर शिक्षा मापदंड भी तय होगा। इसको लेकर के जल्द ही राज्य सरकार शिक्षा दान योजना लाने जा रही है। इस योजना को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इस समय सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, उनके नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अब राज्य सरकार शिक्षा दान योजना लाने जा रही है। इसमें रिटायर्ड शिक्षक, बुद्धिजीवी, समाज के पढ़े लिखे लोग, स्कूल कॉलेज के सीनियर छात्र आदि की सेवा ली जा सकती है। जहाँ कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकार की स्वीकृति और फिर सहमति से विद्यालयों के लिए शिक्षा दान कर सकता है। हालांकि इस योजना के तहत स्कूलों में पढ़ाने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से कोई राशि या मानदेय नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी अपना
42वां जन्मदिन शनिवार को पटना में नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर में मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और फिर कार्यकर्ता उन्हें जन्मदिन की बधाई देने लगे। मुकेश सहनी ने 42वें जन्मदिन पर 42 केक काटा और फिर अपना बर्थडे मनाया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने जन्मदिन के आयोजन के लिए लोगों को बधाई भी दी है। मुकेश सहनी ने पटना से दूर मुजफ्फरपुर में जन्मदिन मनाने के बाद चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। सहनी के लगातार मुजफ्फरपुर के हो रहे दौरे को लेकर के कहा जा रहा है कि वे लोकसभा चुनाव मुजफ्फरपुर से लड़ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अमित शाह की रैली रद्द होने से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जहां बीजेपी राज्य सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर न संभालने का आरोप लगाते हुए हमला कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में आने वाले मंत्री और नेता को पूरी सुरक्षा जिम्मेदारी के साथ देते हैं। अमित शाह की रैली रद्द किसी कारण के वश हुई होगी। हम लोग तो हर बात का ध्यान रखते हैं। वे अब नहीं आ रहे हैं तो फिर कोई और बाढ़ होगी। दोस्तों आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की अदालत की ओर से राहुल गांधी को दोषी ठहराने के बाद संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले ने बिहार में विपक्षी दलों को बीजेपी को घेरने की नई उम्मीद दे दी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर को राहुल गांधी मुद्दों पर विपक्षी दलों के बीच इस अभूतपूर्व एकता का कारण माना जा रहा है। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का परिवार लगातार केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर है। राहुल गांधी की सजा और फिर अयोग्यता के बारे में पूछे जाने पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सब कुछ देख रहे हैं और समय आने पर बीजेपी को अच्छे तरीके से जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने अपनी टिप्पणी से यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वे बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। एक कांग्रेस नेता ने कहा था कि बीजेपी विपक्ष को अदालती मामलों में व्यस्त रखती है और चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व कार्ड का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब राहुल गांधी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वे विपक्ष अदालती मामलों और फिर जांच एजेंसियों से नहीं डरते। जाति संयोजक के माध्यम से मुकाबला किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वह राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है। जहां इसके अलावा जातिगत समीकरण भी राज्य में बीजेपी के लिए आदर्श नहीं है। जब बिहार में जातिगत समीकरण की बात आती है तो फिर मुसलमानों के पास 18% से अधिक वोट शेयर हैं। इसके बाद यादव, कुशवाहा और भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और फिर कासिये सहित उच्च जातियों के पास लगभग 15% वोट शेयर हैं। ये अनुमानित आंकड़े हैं और फिर सटीक संख्या राज्य में जाति आधारित गणना के पूरे होने के बाद सामने आएगी, जो अभी चल रही है और राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह इसे 11 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।